हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजातियों में से रिप्रेजेंटेटिव किस जो है स्टेट से है ये पूछ रहा है। तो ये देखिए एमपी है। एमपी में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहाँ से, अनुसूचित जनजातियों से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आर्टिकल 330 है। ठीक है, 330 है जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 क के तहत लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 331 ख में देखें, ये 331 क में था, 1 ख में देखें तो आसाम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, तथा ग में देखें तो आसाम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आसाम में के लिए जो है 331 ख में अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के अन्य जो है अनुसूचित जनजाति जो स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के अन्य अनुसूचित जनजातियों, और ग में जो है स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। तो एक बार थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो अभी हमने देखा था राष्ट्रपति के पास है, 2 लोगों को जो है करते हैं, लेकिन अब जो है वो 104 जो संविधान संशोधन है उसके अनुसार 334 में संविधान द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं, क्योंकि वो पहले उनका नंबर यहाँ पे था, ज़्यादा लोग रहते थे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना एक आवश्यक बात थी, लेकिन अब जो है उनके रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति हैं वो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी से कितने लोग को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो इस केस में जो है 2 लोगों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो ये किसका है, आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया। तो देखिए ये जो है 333 में था। ठीक है ना, कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति होंगे, और अगर राज्य की बात की जा रही है तो राज्य के राज्यपाल होंगे। वो उनकी ये राय है कि यदि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उनमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य जो है उनका नाम जो है क्या नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है राज्य के लिए जो है एक लोग का निर्वाचन कर सकते हैं, सॉरी निर्वाचन नहीं, नॉमिनेशन। ठीक है, एंग्लो इंडियन से, लेकिन अब नहीं है, अब 104वां संशोधन अधिनियम के तहत उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 7वां और 31वां, फिर से देख लीजिए, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 7वां और 31वां है, और कैसे है देखते हैं। देखिए जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7 संशोधन अधिनियम है 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 220 निश्चित की गई थी। ठीक है, फिर 31वां जो संविधान संशोधन है 1973 में क्या होता है कि लोकसभा की जो संख्या है उसको 545 निश्चित कर दी गई। ठीक है, अगर प्रेजेंट में देखें तो हमारे पास जो है 524 राज्यों से और 19 संघ राज्यों से निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होने का प्रावधान है। ये जो है प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, तो 7th और 31st जो है उसमें जो है क्या किया गया है कि जो नंबर है निर्वाचित होने वाले लोकसभा में सदस्यों का नंबर वो जो है बढ़ा दिया गया है। कौन सा है, 7वां और 31वां। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के स्वविवेक से नहीं होता है, ना ही प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसको किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये अनुच्छेद 85 है, कौन सा है? 85 का 2 ख। ठीक है, उसके अनुसार लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको, ऐसे तो उसका टाइम जो है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा की कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, मैंने कहा था ना 6 मंथ से ज्यादा का जो है गैप नहीं होना चाहिए उस पे, तो 6 मंथ मतलब एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 बार जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा, तो इसलिए 2 बार बुलाया सकता है। लोकसभा का कोरम के लिए कितना होना चाहिए? देखिए, कोरम के लिए 1/10। ठीक है, कोरम कोई भी अगर कुछ डिसीजन लेना है तो कोरम मेंटेन होना जरूरी है। ठीक है, तो वो 1/10 होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 100 से 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो है, कोरम को गणपूर्ति बोलते हैं, तो गणपूर्ति के लिए जो है कितने मेंबर्स? टोटल मेंबर्स के 1/10 जो होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, विपक्षी दल की मान्यता भी सेम ही है, विपक्षी दल का कोरम भी तभी पूरा होगा जब विपक्षी दलों के टोटल के 1/10 जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? तो अभी हमने जस्ट देखा गणपूर्ति कितनी होती है? B होती है, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग। ठीक है, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे विपक्षी दल की बात हो। ठीक है, तो 10वां भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या सेम क्वेश्चन है, 1/10 होता है। ठीक है, टोटल नंबर का 1/10। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ पे प्राप्त है? लोकसभा में कि राज्यसभा में या दोनों में? तो देखिए, राज्यसभा में भी प्राप्त है और लोकसभा में भी प्राप्त है, तो दोनों सदनों में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, राज्यसभा में जो लोगों की अधिकतम संख्या जो है कितनी है? 250 है। और संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष जो है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो जो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, कहाँ पे? राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और जो है शेष जो यूटीज हैं उनको नहीं प्राप्त है। तो आप बता सकते हैं कि कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी जो है यूटीज हैं और कितने आपके स्टेट्स हैं। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम 20 जो है सदस्य संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा में कितने हैं? टोटल जो है 20 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यूटीज को। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? देखिए, सत्रावसान द्वारा भी कर सकते हैं, विघटन द्वारा भी कर सकते हैं और स्थगन द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्थगन होता है वो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बाकी जो विघटन और सत्रावसान है वो राष्ट्रपति करते हैं। देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा की जो बैठक है वो स्थगन, सत्रावसान और विघटन तीनों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन जहां तक बात होती है तो स्थगन जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष करेंगे, और जबकि सत्रावसान की बात है, सत्रावसान किसमें होता है? 85(2)A में, 85(2)क में वो जो है, और विघटन जो है 85(2)ख में है, तो वो जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 85(2) और 85(2)क और 85(2)ख जो है ये जो है विघटन है, और आपका सत्रावसान ये राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत हैं, प्राधिकृत हैं? ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति हैं जो सत्रावसान, जो सत्र का अवसान या सत्रावसान बोलते हैं उसके लिए प्राधिकृत हैं, तो राष्ट्रपति हैं वो। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए,
ऑप्शन नहीं देख के हम सीधे आंसर देखते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकता है। अगर फिर से 1 साल बढ़ाना है तो फिर से जो है उसके लिए और चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी। लेकिन 1 साल में वन गो में अगर आप कहें कि 2 साल 1 साल बढ़ा 2 साल 3 साल कर दें तो वो नहीं, 1 साल में जो है 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी परिस्थिति में आपको पता है कि आपातकाल की परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए बढ़ा, ऐसा भी नहीं है 1 साल में 1 बार करते हैं। और आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष बिल्कुल भी नहीं, एक बार में 1 ही वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है अनुच्छेद 83(2). ठीक है, अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपातकाल की घोषणा जो है प्रवर्तन में नहीं है, ठीक है, आपातकाल समाप्त हो गया, तो उस स्थिति में 6 महीने से ज्यादा जो है जो आपका विस्तार है उसको बढ़ा नहीं सकते हम। उसको 6 महीने के अंदर ही जो है हमको उसको, देखिए, आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद जो विस्तार है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए, अगर वो लगातार 2 माह तक वो अनुपस्थित रहते हैं सदन में तो उनको जो है क्या कर सकते हैं, उनकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार अगर संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल, ठीक है, 101(4) के लिए संसद के लिए और 190(4) के अनुसार विधानमंडल के लिए अगर कोई सदस्य, ठीक है ना, कोई सदस्य अगर लगभग 2 महीने यानी कि 60 दिन के लिए वो जो है प्रेजेंट नहीं होते, संसद की आज्ञा के बिना वो जो है प्रेजेंट नहीं होते, अनुपस्थित रहते हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि उनका पद जो है उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है? हमने अभी देखा था यूपी भेजता है, उसके बाद महाराष्ट्र भेजता है। ठीक है, तो देखिए यूपी जो है लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 और 31 भेजता है। ठीक है, लोकसभा के लिए 80 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और राज्यसभा के लिए 31 रिप्रेजेंटेटिव यूपी से सबसे ज्यादा जो है वो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो 80 जो है हमारे लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 31, याद रखिएगा। बिहार के केस में 40 है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है 29 और जो पश्चिम बंगाल है वो 42। ठीक है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो किसका है? यूपी का है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर पे है? ठीक है, पहला नहीं पूछ रहा, पहला सबको पता है। ठीक है ना, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? तो देखिए, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो सही उत्तर है ही नहीं। देखिए, बिहार, प्रश्नकाल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, ये पुराना क्वेश्चन काफी है। उस समय बिहार की लोकसभा की सीट, अभी आप ये सब मत जानिए, बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब देखिए फर्स्ट नंबर पे है जो 80 सीट्स, जो हमारा कौन है? यूपी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है 48 सीट्स। ठीक है, 48 सीट्स। थर्ड नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल और फोर्थ नंबर पे है बिहार, याद रखिएगा। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, पहले नंबर पे यूपी 80 सीट्स के साथ, ठीक, महाराष्ट्र 48 सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल है 42 सीट्स है और बिहार में 40 सीटें हैं। तो इस तरीके से तमिलनाडु, उसके बाद आता है 39 और मध्य प्रदेश 29। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीटों का आवंटन तो हमें पता है कौन? महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो ये कितने हैं? 25 है। ठीक है, 25 है। लोकसभा में राजस्थान के हेतु 25 सीटें निर्धारित है, जिसमें 4 अनुसूचित और जनजातियां और 3 सीटें अनुसूचित, 4 जो है अनुसूचित जातियां और 3 अनुसूचित जनजातियों के लिए है। राजस्थान के लिए लोकसभा में 25 सीट्स हैं, जिसमें 4 अनुसूचित जाति और 3 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा है लोकसभा में बिहार के को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। ठीक है, तो अब देखते हैं योग, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। यूपी के लिए भी देख लीजिएगा कि कौन सा है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी। जब जो है डिवाइड नहीं हुआ था उसके टाइम 54 थी। झारखंड जो है 14 सीटों का निर्माण के बाद 40 सीटें बची हैं। ठीक है, झारखंड जब अलग हुआ तो 14 सीटें जो है लेके अलग हुआ और 40 सीटें जो है बिहार में बची। अब देखिए इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें चली गई, तो कहाँ कितना बचा, वहाँ पे 29 बच गया। अब प्रश्न जो है पहले का है, इसलिए बिहार में 54 सीट्स लोकसभा के लिए आवंटित थी, तो 14 सीट्स आसाम की हो गई और मध्य प्रदेश की 40 सीट्स हो गई। 54 मतलब आसाम और मध्य प्रदेश को मिला दे तो बिहार की सीट्स पहले के बराबर। अभी नहीं, अभी तो टोटल उसके पास 40 ही सीटें हैं। ठीक है, जो किसका योग है 40। देखिए 40 बहुत सारे लोगों का, जैसे गुजरात का 26 है, असम का 14 है, 40 आ गया। गुजरात का 26 है, झारखंड का 14 है, 40 आ गया। मध्य प्रदेश का 29 है, छत्तीसगढ़ का 11 है, 40 आ गया। तमिलनाडु 39 है, सिक्किम का 1 है, 40 आ गया। तमिलनाडु 39 है, मिजोरम का 1 है, 40 आ गया। तमिलनाडु 39 है, नागालैंड का 1 है, 40। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो आपको मोटा मोटा क्या समझने की जरूरत है, किसकी कितनी सीट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, गुजरात में 26 है, असम से 14 है। ठीक है, गुजरात से 26 है, असम से 14 है, मध्य प्रदेश से 29 है, तमिलनाडु से 39 है। ठीक है, और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम ये सबसे एक है। ठीक है, आपको उसका याद ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन था इधर, हाँ यहाँ पे देखिए यूपी से 80 सीट्स हैं, महाराष्ट्र से 48। एक बार देख लीजिए, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, साथ में सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, तो यूपी से 80 सीट्स हैं, महाराष्ट्र से 48 सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल से 42 सीट्स हैं, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39 और मध्य प्रदेश से 29। फिर से देख लीजिए, यूपी से 40, महाराष्ट्र से 48, सॉरी यूपी से 80 है, महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39 और जो है मध्य प्रदेश से 29। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। और यहाँ पे हमने देखा था जो है गुजरात से 26, असम से 14, झारखंड से 14, छत्तीसगढ़ से 11। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड से 1-1। तो ये जो है हम अगर याद रखेंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कौन से राज्यों, देखिए निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के में समान सीटें प्राप्त हैं। तो कहाँ किसको किसको समान सीट्स प्राप्त है ये पूछ रहा है। तो देखिए राजस्थान में और गुजरात में समानता नहीं है, पंजाब असम में नहीं है। तो एक मिनट देख लेते हैं इसको। देखिए पंजाब में कितनी 13 सीट्स हैं, पंजाब में कितनी 13 सीट्स हैं, असम में भी हमने जैसे देखा था 14 हैं, गुजरात में 26 हैं। ठीक है, राजस्थान में 25 हैं, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है और पश्चिम बंगाल में कितनी है, आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, अविभाजित जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं होता तो 42 सीटें थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात वहाँ पे 25 सीटें जो है लोकसभा को हैं और शेष जो है 17 सीटें तेलंगाना को है। तो अभी तो है टोटल जो है कितना था, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश 25 है ना, पहले वो 42 था, लेकिन अब जब डिवाइड हो गया तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश के पास 25 बची और तेलंगाना के पास 17 सीटें बची हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास 42 है, असम के पास 13 है, पंजाब के पास 13 है और जो है पश्चिम बंगाल के पास जो है 42 है। तो पहली बात तो असम के पास कितनी है, 14 है। ठीक है, 42 सही है, पंजाब के पास 13 है, आंध्र प्रदेश के पास 42 है नहीं, 25 होंगी। ठीक है, पहले की बात थी, ये 25 है ये। ठीक है, 25 अभी 25 है। देखिए लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें जो है मैच कराना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का 42 हो गया, अब आंध्र प्रदेश का 25 हो गया। ठीक है, 25। ठीक है, तमिलनाडु का कितना है 48, सॉरी महाराष्ट्र का 48। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना है 11 हो गया और तमिलनाडु का कितना है 39 हो गया। ठीक है, तो ये जो है सुमेल है। तो यहाँ पे हमने देखा भी था पीछे, एक बार आप देख लीजिएगा अगर ज़रूरत लगेगी तो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों के संघ शासित क्षेत्र और के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो एक किसकी अभी हमने देखा था,
तो आप बता दीजिए एक एक किसके, देखिए चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। सिक्किम मिजोरम हमें पता था, चंडीगढ़ की भी एक एक सीट है, ठीक है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, याद रखिएगा एक एक कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। देखिए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी लोकसभा में एक एक सीट है टोटल, ठीक है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की बात करें और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सब में दो दो सीट्स हैं। फिर से देखिए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, आप एक बार मैप अपने माइंड में विजुअलाइज करिए तो इजी होगा याद करना। देखिए चंडीगढ़ कहाँ है, उसके पास एक है, सिक्किम के पास एक है, मिजोरम के पास एक है, नागालैंड के पास एक है और पुडुचेरी के पास एक है। अब दो दो वाला देखते हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश में दो दो सीट्स हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले एक बार ऊपर एक वाला याद कर लीजिए कन्फर्मली, क्योंकि एक और दो में कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ आपको पता हो गया, सिक्किम पता है आपको, मिजोरम और नागालैंड आपको याद करना है, ठीक है। मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम और चंडीगढ़ के पास तो एक एक है, ये चार के पास, और पुडुचेरी, ठीक है। तो इनके पास जो है एक एक है, बाकी जो बचते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले वहाँ पे दो दो हैं, ठीक है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का आपस में विलय कर दिया गया है, तो वहाँ पे कितनी टू सीट्स हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो कहाँ से? त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित? तो त्रिपुरा से जो है दो सदस्य, ठीक है। अभी हमने जैसे देखा था, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो कौन सा सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र? तो आप देख लीजिए यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा, देखिए 2008 में परिसीमन या डिलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा तथा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, ठीक है। उन्नाव है और गाजियाबाद जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दूसरा जो है उन्नाव है और गाजियाबाद सबसे बड़ा है। देखिए गाजियाबाद ऑप्शन में हमारे था नहीं, तो उन्नाव जो है सेकंड नंबर पे और गाजियाबाद सबसे फर्स्ट नंबर पे है। किसके लिए? लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। लोकसभा वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, लोकसभा के लिए हमने देखा था तो 70 है, ठीक है। और उसके लिए स्टेट के लिए कितनी है ये भी बता दीजिएगा। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों के चुनाव व्यय की अधिकतम जो है सीमा 40 लाख थी स्टार्टिंग में, लेकिन फरवरी 2014 में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करके लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकतम व्यय है उसको जो है बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया और छोटे में 22 से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया है। विधानसभा के लिए यहाँ पे दिया ही हुआ ऑलरेडी, विधानसभा के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है, ठीक है। 28 लाख कर दिया गया है, लेकिन इतना होता है क्या? फिर नेक्स्ट हमारा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, आपको पता है 1952 में हुआ, 51 से स्टार्ट हुआ था, देख लीजिए 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था। और ये बहुत ही पहले स्टार्टिंग में लगा था कि चुनाव बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगा क्योंकि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है और उसमें जो है बहुत टाइम टेकिंग था। पहली बार एक्सपीरियंस था चुनाव का, हमारे इलेक्शन का। तो चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और 22 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव टोटल 489 सीटों के लिए हुआ था। कितनी? 489, ठीक है। तो याद रखिएगा 489 सीट थी, 489, ठीक है। 489 वैसे भी इतना इजी है, 4 उसका डबल 8 और फिर +1 9, तो 489 सीटों के लिए हुआ था, याद रखिएगा। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को, ठीक है। 13 मई 1952 को हुआ था पहला अधिवेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, ठीक है। लोकसभा का जो कार्यकाल था लगभग 6 वर्ष का था, 5वीं लोकसभा, ठीक है। 5वीं लोकसभा, इसका क्या रीज़न है? देखिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसमें 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक चला। 9वीं लोकसभा कब? अब ये सब पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991 को स्टार्ट हुई थी, तो ये हो गया हमारा।
और भारत में 12वीं लोकसभा का सभा के निर्वाचन हुए कब हुए, तो 12वीं के लिए 1998, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इस टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो जो है इस टाइम का कब हुआ था आप वो देखेंगे। देखिए कथन और कारण देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती। इस नियम के में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो हमें कूट दिया हुआ है, हमें करेक्ट करना जो है समझना है। तो देखिए ए सही है और आर दोनों सही है। देखो क्या है, देखिए कथन और कारण दोनों सही है। नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है, ठीक है, बहस के बाद ही मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा होता है। ये जो है नियम 184 है, ठीक है, नियम 184 184 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है लोकसभा का नेता कौन है, ठीक है, तो हमें बताना है ये प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। आर्टिकल 57(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार जो राष्ट्रपति है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो क्या होता है, लोकसभा में सदन के नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है और लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं और ये आर्टिकल 75(1) में है। उसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होंगे वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होंगे वही प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और किसको, जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो तो पार्ट है ना उसके, ठीक है, उस सदन के पार्ट है कि नहीं है। तो जो सदन का जो नेता है उसी सदन का जो है पार्ट होता है, हिस्सा होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है, तो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो निर्वाचन है, तो ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कम से लद्दाख, बाड़मेर, ठीक है, तो बाड़मेर और लद्दाख में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो लद्दाख है, ठीक है, बाड़मेर है और कच्छ है, फिर आपका अरुणाचल पूर्व है और अरुणाचल पश्चिम है, ठीक है, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पूर्व, अरुणाचल पश्चिम, ठीक है, ये हो गया हमारे। और सबसे अगर छोटे की बात करेगा तो ये चांदनी चौक दिल्ली है, ठीक है, कौन सा है, चांदनी चौक दिल्ली, जिसका एरिया 10.59 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें विचार करना है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें देखना है कि सही कौन सा है, ठीक है। लोकसभा अथवा राज्यसभा की लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना आवश्यक है। तो क्या ये सही है, 50% मत पाएंगे तभी जो है उनको जितना जो मतदान किए गए 50% अगर वो मत पाते हैं तो ही उनको निर्वाचित किया जाएगा। दूसरा है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष उसके विपक्ष को जाता है। तो देखिए ये जो हमारा डी है एक भी नहीं सही है, दोनों मतलब हमारा दोनों ही गलत है। देखिए भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो देश तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है ना। देश में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अलग अलग जो है किसमें चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होगा उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार है उनके लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन हमारा एक जो है गलत हो गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, ठीक है, कौन सा है, अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, ठीक है ना। तो जल्दी से ही जैसे ही जो है लोकसभा जो होती है वो अपने किन्हीं दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी
या गठबंधन जो सदस्य होंगे और जो अध्यक्ष होंगे वो सत्तारूढ़ पार्टी, या अगर गठबंधन से पार्टी बनती है तो उसके सदस्य होंगे वो अध्यक्ष बनेंगे और उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। तो ये जो हमारा दो भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा है क्वेश्चन कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है। ठीक है, क्या है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, मनोनीत, चयनित और निर्वाचित। तो ये नियुक्त किए जाते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं विधानसभा में 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चूज करेगा और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का आशय चयनित होने से है। अगर बेयर एक्ट में देखें तो अंग्रेजी भाषा में चुनने का अर्थ चूज शब्द जो है ना कि इलेक्ट। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट नहीं किया जाता, इलेक्टेड तो ऑलरेडी वो मेंबर होते हैं, बट उनको चूज कर लिया जाता है कि ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो ये हो गया और 63rd क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।